नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और हम शुरुआत करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स की। आज की डेट है 10 अप्रैल और हम शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की। कौन से करंट अफेयर्स है जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंट पेज के ऊपर यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पर अब जैसे आपको पता है कि हमारे देश में आम चुनावों के लिए आचार संहिता लग गई है। आम चुनाव का जो पहला चरण है उसके लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। तो ज़्यादातर जो न्यूज़ है ना, न्यूज़पेपर में चाहे किसी भी न्यूज़पेपर को देख लें, तो उसमें क्या हो रहा है कि उस पॉलिटिकल चीज़ों से जुड़ी हुई न्यूज़ आ रही है जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरह आज का फ्रंट पेज है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये जो विपक्षी दल हैं उनके बीच में गठबंधन का समझौता हुआ है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये एक और एक फैक्ट आया है कि 20 कंपनियां जिन्होंने अपराध किए थे उन्होंने अ, जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ये खरीदे हैं और ये सरकार को उन्होंने दिए हैं। तो इस तरह की पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसके अलावा ईसी ने सीबीडीटी को कुछ निर्देश दिया है और जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको अब अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि कल हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट था, उनके द्वारा उनकी जो बेल पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी गई है। यानी उनकी जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया है और जो अब मुख्यमंत्री हैं उनको जेल से ही अपनी अभी रहना पड़ेगा और वो मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं और जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। तो ये ज़्यादा इसमें न्यूज़ थी नहीं, सारी पॉलिटिकल चीज़ों जुड़ी हुई थी। तो हम इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट और न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में क्या है कि आज हम एक द हिंदू का आर्टिकल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे काम आने लायक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और न्यूज़ तो आज ज़्यादा आई नहीं किसी पेपर के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा आई है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो अंडमान निकोबार है ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का, वहां पर भारत की जो सेना है वो वहां पर अवसंरचना निर्माण को तेज कर रही है। वहां पर वो जो ये देखिए रनवे है वो बना रही है, जेटी बना रही है, रोड जो है उसका विस्तार कर रही है, इन सभी का विस्तार वहां पर कर रही है। अब इसको हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। देखिए, अंडमान निकोबार की लोकेशन हम सबसे पहले देख लें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम लोकेशन देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आपको अच्छी तरह से इसकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए। ये हमारा मेनलैंड है, ये हमारा मुख्य भारत की मुख्य भूमि है और ये हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अभी सेना विकास कर रही है। ये विकास हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो एरिया है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस का है, यानी सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व का ये हिस्सा है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्योंकि आप देखो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व का जो ज़्यादातर व्यापार है ना, वो देखो ये मलक्का जल संधि है यहाँ पर, ये यहाँ पर मलक्का जल संधि है। तो जो जहाज आते हैं वो इसी तरह से आके और यहाँ से होते हुए इस मलक्का जल संधि को पार करते हैं। तो इस मलक्का जल संधि पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज और अभी हम पढ़ेंगे कि चीन किस तरह से इस क्षेत्र में लगातार प्रभाव बढ़ा रहा है, इस हिंद महासागर क्षेत्र में, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो बेसिकली तो अभी हमने जो न्यूज़ पढ़ी कि अंडमान निकोबार के अंदर आर्मी बहुत सारे डेवलपमेंट कर रही है, वहां पर इंफ्रा का निर्माण कर रही है, तो उसका एक बड़ा उद्देश्य तो यही है कि हम इस हिंद महासागर रीजन के अंदर, इस पूरे हिंद महासागर रीजन के अंदर अपना जो महत्व है वो बढ़ा रहे हैं और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है जो बढ़ चुका था उसे हम कम करने का या काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे हम चीन इसमें कैसे काम कर रहा है। देखिए चीन क्या कर रहा है, ये मैप आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या कर रहा है, चीन एक रणनीति अपना रहा है जिसे हम कहते हैं मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स या मोतियों की माला। अब मोतियों की माला कैसे, देखिए भारत के चारों तरफ जैसे एक माला होती है, जैसे ये एक माला होती है, जैसे मान लीजिए ये एक माला है, इसमें ये मोती लगे हुए हैं। ठीक है, यही तो होती है ना, इसे ही तो हम पहनते हैं। जैसे कोई भी महिला होगी या पुरुष होता है मोतियों की माला पहनता है और उसमें इस तरह के मोती लगे रहते हैं। तो इसी तरह की रणनीति चीन के द्वारा अपनाई जा रही है भारत को घेरने के लिए। अब हम देखेंगे कैसे। देखिए इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एक ग्वादर पोर्ट है वहां पर चीन ने अपना नेवल बेस बना लिया। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मालदीव के अंदर भी यहां पर इन्होंने अपना जो सैन्य उपस्थिति है वो कर ली। ठीक है, इसके बाद में जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो भी लीज पर ले लिया चाइना ने और वहां पर सैन्य गतिविधियां शुरू कर दी। इसके अलावा जो चिटगांव पोर्ट है बांग्लादेश का,
वहां पर भी चीन की उपस्थिति है, वहां पर भी चीन की उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद में देखिए जो कोको द्वीप है, म्यांमार का जो कोको द्वीप है, जो बिल्कुल ही हमारे पास में है, आप यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हैं, कोको द्वीप और पोर्ट ब्लेयर की बिल्कुल हम लोकेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल पास में है। तो यहां पर भी चीन की उपस्थिति हो चुकी है। तो अब अगर हम देखें, इनको आप सबको मिलाओ एक बार, ये एक चीन का स्थान हो गया, ये यहाँ से चीन, फिर यहाँ भी चीन है, फिर यहाँ भी चीन है, फिर यहाँ भी चीन है, फिर यहाँ भी चीन है। तो भारत को हिंद महासागर में हर तरफ से घेरने के लिए चीन के द्वारा अपने नेवल जो एक्टिविटीज है वो की जा रही है, और अलग अलग जो पड़ोसी देश हैं भारत के समुद्र में, उनके साथ मिलकर ये लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत के ऊपर दबाव हम बना के रख सकें। और जो हिंद महासागर का ये पूरा रीजन है, जो ये हिंद महासागर का ये पूरा रीजन है ना, इस रीजन के अंदर हमारा प्रभाव बना रहे। ये जो मैंने आपको बताया था कि मलक्का जल संधि है, और मलक्का जल संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के व्यापार के लिए। अब देखो ये यहाँ पर पूरा का पूरा इस एरिया में प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहा है चीन, और उसके लिए जो रणनीति बना रहा है उसे ही हम कहते हैं मोतियों की माला। इस रणनीति के तहत हिंद महासागर में अलग अलग देशों में चीन सैन्य गतिविधियां कर रहा है, अब उनके पोर्ट ले रहा है और वहां पर अपने नेवल बेस बना रहा है ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके, और दूसरा हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाया जा सके। तो ये है मोतियों की माला रणनीति चीन की। और मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, चिटगांव पोर्ट है वो बांग्लादेश का है, कोको पोर्ट जो तो बिल्कुल ही हमारे अंडमान निकोबार के पास में है म्यांमार का, वहां पर भी चीन की उपस्थिति है, हम्बनटोटा श्रीलंका में भी चीन की उपस्थिति है, मालदीव के अंदर भी चीन की लगातार उपस्थिति बढ़ती जा रही है। तो लगातार एक मोतियों की माला, या हम कहें कि रणनीतिक रूप से दबाव भारत के ऊपर बनाया जा रहा है। इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि मोतियों की माला एक शब्द है जिसका उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और सैन्य अड्डों का नेटवर्क, ठीक है, बंदरगाह और सैन्य अड्डे हैं उनके नेटवर्क का विकास किया जा रहा है, और उसके उन विकास के द्वारा भारत पर घेराबंदी का प्रयास किया जा रहा है। यानी भारत पर दबाव उत्पन्न करने के लिए चीन के द्वारा जो रणनीति अपनाई जा रही है, जिसके तहत हिंद महासागर में सैन्य अड्डों का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, तो वो कहलाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं, जैसे देखो आप पाकिस्तान में आप देख लो, श्रीलंका में देखो, म्यांमार में देख रहे हैं, बांग्लादेश हैं, इन सभी के अंदर लगातार चीन ये प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर इन सभी देशों के अंदर एक सैन्य अड्डों का नेटवर्क बनाया जाए ताकि हम भारत के ऊपर दबाव बना सके। और हिंद महासागर में हम भारत का जो ज्यादा प्रभाव है, देखिए बेसिकली हिंद महासागर में भारत का ही प्रभाव रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, तो इस पूरे रीजन के अंदर जो भारत का प्रभाव है ना, उसे कम करने की कोशिश भी चीन कर रहा है ताकि हमारा प्रभाव ज्यादा बढ़ जाए। तो यही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला रणनीति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसका ध्यान रखना है। ये पोर्ट ही पूछ लेते हैं कई बार, एक बार वापस देख लेते हैं हम इनको। देखिए इसमें देखो ये ग्वादर पोर्ट है, एक बार इसे ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, यहाँ तो एक ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, फिर हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में है, फिर मालदीव के अंदर अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिर ये चिटगांव पोर्ट है, ये है बांग्लादेश के अंदर, फिर कोको पोर्ट है, ये है म्यांमार के अंदर। तो ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में देखिए द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तो आपको लिखने में काम आ जाएगा, और अगर हम एसएससी रेलवे की कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेगी जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। देखिए जो सौम्य स्वामीनाथन है उनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, और उन्होंने क्या कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके कारण जो जलवायु के अंदर जो क्राइसिस आ रहा है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखिए आपको पता है कि पृथ्वी पर लगातार जो गैसेज हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, और इस कारण क्या हो रहा है, इस कारण हमारे यहाँ धरती के ऊपर लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तापमान बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज यानी मौसम के अंदर परिवर्तन आ रहा है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो चरम घटनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये शॉर्ट में हमने पढ़ लिया कि चरम घटनाएं क्या होती है, जैसे बाढ़, ठीक है, जैसे सुनामी, ठीक है, जैसे चक्रवात, तो ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बढ़ते जा रहे हैं क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि CO2 लगातार बढ़ती जा रही है, और CO2 किससे बढ़ती है, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों के
दहन से। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, ये गैस, इसका जो हम उपयोग कर रहे हैं, इस वजह से CO2 बढ़ रही है। CO2 बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने से चरम घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सारा होता है क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, अब आप हम जनरली हम ये सोचते हैं कि यार अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर तापमान बढ़ रहा है, तो सभी पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ना। तो सभी पर ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन महिलाओं पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा, हम इस आर्टिकल में देखेंगे। देखिए, जलवायु परिवर्तन का सभी पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट क्या कहती है? ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्थान है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो क्या कहती है कि आपदा जब भी आती है ना, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, या बहुत तेज चक्रवात कोई आ गया, अगर कोई ऐसी आपदा आती है ना, तो उस आपदा के अंदर बच्चों और महिलाओं के मरने की जो संभावना होती है ना, वो 14 गुना ज्यादा होती है बजाय पुरुषों के। आप देखो कितने गुने ज्यादा बच्चे और महिलाओं के मरने की संभावना है। क्योंकि आपको पता है, देखिए, जो महिलाएं और बच्चे होती है ना, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। तो आपदाओं के अंदर अगर कोई ऐसी आपदा आती है, हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपदाएं ज्यादा आ रही है, तो उन आपदाओं के ज्यादा आने से महिलाएं और बच्चों पर, उनके जीवन पर ज्यादा संकट आया है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि बच्चों और महिलाओं के मरने की संभावना पुरुषों के मुकाबले 14 गुना ज्यादा होती है। फिर इस आर्टिकल में आगे राइटर कह रही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं हमारे, वहां पर क्या होता है, जो पुरुष होते हैं ना, वो तो बेचारे क्या होते हैं, शहरों के अंदर मजदूरी करने या किसी और जॉब के लिए या कोई और काम करने, फैक्ट्री में काम करने के लिए वो जनरली शहरों की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, वो क्या करती है, वहां पर खेती बाड़ी संभालती है। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कृषि है उस पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। अब कृषि के अंदर उत्पादकता लगातार घट रही है, और इस उत्पादकता की वजह से क्या हो रहा है, देखो, एक तो महिलाओं की आय कम हो रही है, और दूसरा, अगर जैसे मान लीजिए पैदावार कम होगी ना, तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। क्योंकि आप भी देखोगे जनरली कि जो हमारे परिवार होते हैं ना, उसमें जो महिलाएं होती हैं, चाहे आप माता जी ले लो, चाहे दादी जी ले लो, वो सबसे लास्ट में खाना खाती है। और लास्ट में क्या होता है, वो बचा हुआ ही खाती है। अगर एक रोटी बची तो एक रोटी खा के सो जाते हैं, अगर नहीं बची तो वो वैसे ही सो जाते हैं। तो इस तरह की एक हमारे समाज के अंदर ये परंपराएं हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है, अगर उत्पादकता कम होगी तो महिलाओं की आय कम हो रही है, उत्पादकता कम है तो उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। फिर आर्टिकल में आगे क्या कहा गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये भारत का मुख्य सर्वे है, ये क्या कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों से जो सूखे पड़ रहे हैं ना जिन जिलों में, उनका इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, सर्वे किया, और उसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज निकल के आई कि जिन जिलों के अंदर सूखा पड़ रहा है, यानी आपदा है सूखा भी एक तरह की, और क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखे की ज्यादा स्थितियां देखी जा रही है। तो जिन जिलों में ना सूखा पड़ रहा है ना, वहां पर महिलाओं का वजन कम है, यानी कम वजन है, और कुपोषण से वो ग्रसित है। देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जिसकी तरफ ये राइटर बात कर रही है कि जहां पर भी अकाल पड़ रहा है, वहां पर महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्योंकि अगर अकाल पड़ रहा है तो वहां खाने का जो है, वो जो खाद्यान्न है उसकी कमी होगी, और फिर से वही बात आ जाती है कि महिलाएं सबसे लास्ट में ही खाना खाती है। तो जब घर में खाने का ही कम बचा है, खाद्यान्न ही कम बचा है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा महिलाओं के ऊपर। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हुई है कि उन जिलों के अंदर घरेलू हिंसा भी ज्यादा हुई है जहां पर सूखा पड़ रहा है। ये हम इसको एक जनरलाइज कहें कि जिन जिलों के अंदर सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आती है, या सुनामी आती है, या प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती है ना, वहां पर महिलाओं की एक तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है उनके स्वास्थ्य की, दूसरा उनको घरेलू हिंसा का भी ज्यादा शिकार होना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, इनकम का सोर्स नहीं बचेगा, अगर सूखा पड़ रहा है तो आय नहीं होगी, और इस कारण जो घरेलू हिंसा है वो भी ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित पेयजल तक पहुंच कम हो रही है। अब जो आप गांव में देखोगे जनरली, जो हमारे रेगिस्तान के जो हमारे गांव है, वहां पर क्या होता है कि पानी है ना, वो बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो जनरली जो पानी लाने का काम होता है ना, वो हमारे गाँव में करती है महिलाएं। वो सिर पे मटके रखी जाती है, वो चली जाती है। तो अगर आप देखो कि अगर कोई पास में कुआं है 1 किलोमीटर, और अगर वो क्लाइमेट चेंज की वजह से या जलवायु परिवर्तन की वजह से वो सूख गया, तो महिलाओं को और ज्यादा दूर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। और अगर वो इतनी दूर जाएंगी तो उनकी हेल्थ पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और अगर वहां बच्चियां हैं तो उनकी शिक्षा पर भी नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल जाने के बजाय पानी भरने का काम अपने परिवार के लिए करती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा
बड़ी बात है। अब राइटर देखो, अब हमें वो ध्यान रखना है इसकी हेडिंग क्या थी। इसकी हेडिंग थी कि कैसे जलवायु परिवर्तन का ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है। वैसे तो सभी के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए पानी लेने महिलाएं जाएंगी तो उनका स्वास्थ्य एक तो खराब होगा, प्लस उनकी शिक्षा भी छूट जाएगी। एक ये फैक्ट दिया हुआ है कि इतिहास का सबसे गर्म दशक रहा है जो पिछला दशक था, जो 2011 से लेकर 2020 तक का जो दशक था, वो इतिहास का सबसे गर्म दशक रहा है। तो इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन और भी ज्यादा विकराल हो सकता है। इसके बाद में राइटर आगे कहती हैं कि जलवायु परिवर्तन से जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, उनके बच्चों में भी बहुत सारी विकृतियां देखने को मिल रही है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से। PM2 जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, यानी जो आप देखो जो हवा के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, जो प्रदूषण कारण कण होते हैं, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। और उनके बढ़ने के कारण जो कैंसर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, माइग्रेन की बीमारियां हैं, वो भी लगातार बढ़ रही है। जो वाहन होते हैं उनकी वजह से और बहुत सारे कारणों की वजह से PM2 जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, उनकी जो सांद्रता है जलवायु में हमारे आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उस वजह से कैंसर, हार्ट और माइग्रेन के खतरे भी लगातार बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए तापमान खूब ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे खेतों में जो उत्पादकता होती है ना, उसमें कमी आ रही है। और जो छोटे उद्योग हैं, जो कृषि पर आधारित उद्योग मान लो, या ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग हैं, उनके ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। और इन दोनों के अंदर जो कृषि क्षेत्र है और जो ग्रामीण उद्योग है ना, इनमें ज्यादातर जो काम करने वाले वर्कर ग्रुप है वो है महिलाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जलवायु परिवर्तन का महिलाओं पर ही ज्यादा असर पड़ रहा है, उनके महिलाओं पर ही ज्यादा नकारात्मक असर पड़ रहा है। उनकी आय कम हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अलग तरह की बीमारियां हो रही है, कैंसर, हार्ट और माइग्रेन का खतरा बढ़ रहा है, उत्पादकता कम हो रही है, और उद्योगों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। आगे इसी आर्टिकल में राइटर कह रही हैं कि किन किन उपायों से हम इस जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है उसे हम कम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो महिलाओं को ही सशक्त बनाए जाने की जरूरत है। और जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, जिसमें क्या होती है, महिलाएं एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उन समूहों की हमें मदद लेनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर ही योजनाएं बनाई जाए। देखिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर योजना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो एक केरल है और एक राजस्थान है, तो केरल के अंदर तो अलग प्रकार की योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर पानी की कमी नहीं है। वहां पर जो क्लाइमेट चेंज है उसके दूसरे खतरे हैं। और राजस्थान के अंदर अगर हमें योजना बनानी होगी तो दूसरी बनानी होगी। तो इस तरह से स्थानीय स्तर की रिक्वायरमेंट के आधार पर योजनाएं बनाई जाए क्लाइमेट चेंज से निपटने की, और उनका क्रियान्वयन किया जाए। पंचायतों को मजबूत किया जाए और उनके माध्यम से भी क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास किए जाए। इसके अलावा जो शहर होते हैं, जनरली शहर में जहां पर हम सड़क बना देते हैं, आप देखा करो कोई पेड़ होगा ना, उसके चारों तरफ भी सड़क ही बना देंगे, केवल उसका बेचारे का तना ही दिखेगा, उसकी पूरी जड़ें कवर कर देंगे। तो इस तरह से जो लगातार कंक्रीट का विस्तार हो रहा है उसको कम करके ग्रीन कवर, यानी जो पेड़ पौधे हैं शहरों में जनरली, उनका विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर पाएं और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम कर पाएं। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन की जो कार्य योजना बनाई हुई है भारत सरकार को, उसे प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए और महिलाओं को बताना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन है क्या, और महिलाओं को उनके क्या क्या खतरे उठाने पड़ रहे हैं, और उनसे निपटने के लिए महिलाएं कौन कौन से कदम उठा सकती है। तो ये सारी चीजें हमें बताने की जरूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल था जिसमें जो हमारी राइटर हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है, लेकिन महिलाओं को ज्यादा नेगेटिव रूप से वो खतरा बन रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।